जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले 29 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस जो है यह हम प्रतिवर्ष 28 सितंबर को यह मनाते हैं। अगर बात की जाए 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को जो लुईस पास्चर हैं, याद रखना है, लुईस पास्चर जो है इनकी पुण्यतिथि पर, लुईस पास्चर जो है इनकी पुण्यतिथि पर जो है हम यह विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा कि लुईस पास्चर कौन थे, तो लुईस पास्चर जो है इन्होंने रेबीज का पहला टीका बनाया था। ठीक है। लुईस पास्चर ने जो है रेबीज का पहला टीका बनाया था। और रेबीज जो है एक रेबडो वायरस वाली बीमारी है। ठीक है। रेबीज जो है एक रेबडो वायरस वाली बीमारी है। और अगर आपसे बात की जाए रेबीज जो है, अगर आपको रेबीज हो गया तो आपको किससे डर लगता है। रेबीज होने पर जो है आप लोगों को पानी से डर लगेगा। ठीक है। पानी से जो डर लगेगा, और जिस भी बीमारियों से पानी से डर, जिन भी बीमारियों से हमें पानी से डर लगता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हम उसे कहते हैं। अगर बात की जाए इसकी इस बार की 2021 की थीम क्या थी, यानी रेबीज दिवस 2021 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी रेबीज फैक्ट नॉट फियर। ठीक है। इसकी अगर आपसे बात की जाए थीम क्या थी, तो वो थी नॉट फियर। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है रेबीज का पहला, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है। तो आपको बताना चाहिए विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है। रिस्टोर आवर अर्थ जो है इसकी इस बार की थीम है। रिस्टोर आवर अर्थ जो इसकी इस बार की थीम है। और बात की जाए आखिर यह विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा गया विश्व जैव विविधता दिवस, अगर आपसे पूछा गया विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है यह हम मनाते हैं 17 जून को जो है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना चाहिए विश्व कैंसर दिवस जो है ये मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है 2025 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो यही था हमारा आज का पहला प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा 28 सितंबर। लुईस पास्चर, इनकी पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है। और लुईस पास्चर जो है इन्होंने रेबीज का पहला टीका बनाया था। रेबडो वायरस जो है, रेबीज जो एक रेबडो वायरस है। रेबीज होने पर जो है हम लोगों को पानी से डर लगता है, और पानी से डर लगने वाली बीमारियों को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है। हाइड्रोफोबिया से कहते हैं। इसके 2021 की थीम थी नॉट फियर। तो हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न, जो कि है, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2020। दोस्तों आपको याद रखना है, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2025-2020 कब तक विस्तार किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, यह जो विदेश व्यापार नीति 2025-20 है इसे विस्तार कर दिया गया है। और इसे जो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया, इस नीति को शुरू किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा, आपको याद रखना है, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वाणिज्य मंत्रालय के वर्तमान में अध्यक्ष है पीयूष गोयल। आपको याद रखना है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जो है इन्होंने इस नीति को 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया था।
1 अप्रैल 2015 को जो है इन्होंने इस नीति को शुरू किया था और इसे जो है 2020 तक रखा गया था। ठीक है, 2020 तक इसे रखा गया था। बाद में इस 2020 को बदलकर जो है इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, 2020 से जो है इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और इसका कार्यकाल कर दिया गया था 31 मार्च 2021। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक इसे कर दिया गया था और बाद में उसके बाद में फिर एक और बार जो है इसे 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 6 महीनों के लिए इसे बढ़ा दिया गया और इसे कर दिया गया था 30 सितंबर 2021 तक। कब तक याद रखने से किया गया था? 30 सितंबर 2021 तक जो है इसे किया गया था। और इसके बाद में 30 सितंबर, कल 30 सितंबर है, तो इसके बाद में जो है इसे और 6 महीने बढ़ा दिया गया। आपको याद रखना है, इसे बाद में और 6 महीने बढ़ा दिया गया है और इसका कार्यकाल रखा गया है 6 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक जो इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगर बात की जाए इस विदेश व्यापार नीति से जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कि इससे विदेश व्यापार बढ़ेगा, इससे निर्यात बढ़ेगा, इससे रोजगार जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसके 3 उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कब तक इसे बढ़ाया जाएगा? इसमें बढ़ाया जाएगा 31 मार्च 2022 तक। तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है मिशन निर्यातक बनो किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था? आपको याद रखना है, मिशन निर्यातक बनो यह जो है यह मिशन लॉन्च किया गया था राजस्थान के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, यह पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है? पीयूष गोयल भारत के वर्तमान में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ठीक है, मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये कब शुरू हुआ? यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है यह 25 सितंबर 2014 को जो है यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। 25 सितंबर 2014 को यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था घरेलू उत्पादन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था घरेलू उत्पादन को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती थी? अब मैंने आपसे प्रश्न के अंदर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है किस संस्थान द्वारा जो है जारी की जाती थी। ठीक है, यही जो है ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये जो रिपोर्ट है इसे बंद कर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसे बंद कर दिया गया है और यह जारी करती थी विश्व बैंक। ठीक है, यह जारी करती थी विश्व बैंक जो है यह जारी करती थी। और आपको पता है भारत के अंदर इसकी रैंक क्या थी? तो भारत के अंदर इसकी रैंक थी 63 जो है इसकी रैंक थी और यह रैंक जो है बार बार पिछले से अच्छी होती जा रही थी, यानी यह रैंक जो है बढ़ रही थी और विश्व बैंक ने जो है इस रिपोर्ट को ही बंद करा दिया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया? आपको याद रखना, भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात प्रसंस्करण जोन, ठीक है, निर्यात प्रसंस्करण जोन जो है यह कांडला गुजरात के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखना है, निर्यात प्रसंस्करण जोन यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं हम निर्यात प्रसंस्करण जोन, यह स्थापित किया गया कांडला के अंदर। कहाँ पर? कांडला गुजरात के अंदर यह स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्विक योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निर्विक योजना जो है आपको याद रखना, निर्विक योजना का संबंध है निर्यात क्षेत्र से। कहाँ से इसका संबंध है? निर्यात क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, यानी हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? हाल ही में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो पहली बात इसकी घोषणा की गई है कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर। बात की जाए भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? ठीक है, अगर बात आपसे पूछा गया भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? तो वह है पीयूष गोयल। याद रखना है, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। आपसे पूछा गया कि आखिर
यह केंद्र खोलने का, इसे स्थापित करने का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इस बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य एक ही है, वो है हस्तशिल्प को बढ़ाना। हैंडीक्राफ्ट जो है, हस्तशिल्प को बढ़ाना। हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से जो चीज़ें बनती हैं उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा गया 100% एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य, तो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, दुनिया का, आपको याद रखना, भारत का नहीं दुनिया का, तो वह है काजा। काजा कहाँ पर है? तो काजा है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिपकिला दर्रा और अटल सुरंग। तो आपको बताना चाहिए शिपकिला दर्रा, जो काफी शिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इसी शिपकिला दर्रे से जो है सतलुज नदी, आपको बताना चाहिए जो शिपकिला दर्रा, ये शिपकिला जो दर्रा है, इस शिपकिला दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत के अंदर एंटर होती है। ठीक है, सतलुज नदी जो है यह भारत के अंदर किस दर्रे से एंड होती है अगर आपसे पूछा गया, तो वह शिपकिला जो दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहीं से जो है भारत के अंदर सतलुज नदी एंटर होती है। बात की जाए अटल सुरंग जो है इसका नाम बदल कर दिया गया है रोहतांग सुरंग। ठीक है, रोहतांग सुरंग। बात की जाए कहाँ से कहाँ तक है यह सुरंग जो है मनाली से लेह तक है। बात की जाए कहाँ पे है ये सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई गई है। ठीक है, बात की जाए कितने किलोमीटर की यह सुरंग है, यह सुरंग कुल 9.2 किलोमीटर की यह सुरंग है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो है मनाली, ठीक है, आपको याद रखना है, मनाली से लेह तक जाने वाली यह सुरंग है। इसका नाम क्या है? अटल सुरंग का जो नाम है वो है रोहतांग सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग का नाम क्या है? रोहतांग सुरंग। बात की जाए कहाँ पे ये सुरंग है, तो ये सुरंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यह सुरंग है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल ही में वज्रप्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो वज्रप्रहार युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ था। बात की जाए वज्रप्रहार युद्धाभ्यास से किन किन देशों के मध्य होता है, तो वज्रप्रहार युद्धाभ्यास जो है यह इंडिया और यूएसए के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के अंदर वज्रप्रहार युद्धाभ्यास। भारत और अमेरिका। भारत के किस राज्य में हिंग की खेती आरंभ की गई? ठीक है, आपको याद रखना है भारत के किस राज्य में हिंग की खेती आरंभ की गई? हिमाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न जो कि है 27 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। यह है, आपको याद रखना है, आकाश जो है ये एक न्यू जनरेशन जो है मिसाइल है। ठीक है, और यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, आपको याद रखना है, यह मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? आकाश न्यू जनरेशन है इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। बात कीजिएगा इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो यह किया गया चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। और इसे विकसित किसने किया है? इसे विकसित किया है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको विकसित किया है। याद रखना है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगर आपसे पूछा गया कि इस डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की, अगर आपसे पूछा गया डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना चाहिए डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है नाग मिसाइल जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगर आपसे बात की जाए अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर, याद रखना, एयर टू
एयर मार करने वाली मिसाइल है। अगर आपसे पूछा गया पृथ्वी मिसाइल, ठीक है, अगर आपसे दोस्तों आपको याद रखना, अगर आपसे बात की जाए पृथ्वी मिसाइल की, ठीक है, अगर आपसे बात की जाए पृथ्वी मिसाइल की, तो पृथ्वी मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? पृथ्वी मिसाइल, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल। अगर आपसे पूछा गया अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस डबल सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। अगर अगला प्रश्न है निर्भय मिसाइल, निर्भय मिसाइल जो है एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, निर्भय मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए इसकी दूरी कितनी है तय कर सकती है, जो है 1 मैक से कम जो है इसकी दूरी तय कर सकती है। कैसी मिसाइल है निर्भय? निर्भय जो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर आपसे पूछा गया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। याद रखना, निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 2.5 मैक से अधिक जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता है। अगला प्रश्न है रुद्रम मिसाइल, रुद्रम मिसाइल जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। याद रखना है आपको, रुद्रम मिसाइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुद्रम मिसाइल जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला प्रश्न है मिसाइल मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न जो कि है सितंबर 2021 को डॉक्टर आचार्य किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर बनी है? ठीक है, याद रखना है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा की स्पीकर बनी है कौन? डॉक्टर आचार्य। किस राज्य की? तो ये बनी है गुजरात राज्य की। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र पटेल। और विधानसभा की बात की जाए अध्यक्ष कौन बनी है, विधानसभा की स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी है नीमाबेन आचार्य जो है गुजरात की विधानसभा की स्पीकर बनी है कौन? नीमाबेन आचार्य। ठीक है, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य जो है यह पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, याद रखना है महिला अध्यक्ष बनी है वर्तमान में जो है ये विधानसभा की स्पीकर बनी है गुजरात की, और पहली महिला स्पीकर है जो कि विधानसभा में गुजरात की स्पीकर बनी है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है असम की पहली महिला वित्त मंत्री, तो असम की पहली महिला वित्त मंत्री है अजंता नियोग। याद रखना है आपको, असम की पहली महिला वित्त मंत्री है अजंता नियोग जो है वह वित्त मंत्री हैं। अगर आपसे पूछा गया भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन है? सरोजिनी नायडू, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल है कौन? सरोजिनी नायडू। बात की जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह महिला दिवस जो है ये सरोजिनी नायडू जो है इनके बर्थडे डे पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर आपको याद रखना है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा है, पहली महिला महासचिव नहीं पूछा है, पहली महिला स्पीकर है मीरा कुमार। ठीक है, और अगर आपसे बात की जाए लोकसभा की पहली महिला महासचिव, तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। और अगर आपसे बात की जाए लोकसभा के वर्तमान के महासचिव कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान में महासचिव उत्पल सिंह। ठीक है, पहली महिला महासचिव कौन है लोकसभा की? स्नेहलता श्रीवास्तव। वर्तमान में महासचिव कौन है? उत्पल सिंह। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। अगले 2 प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको नोट करना है, आपको हमेशा याद रखना है, जो कि है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय की पूछा गया, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश नहीं पूछा। ठीक है, याद रखना है उच्च न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। याद रखना है अन्ना चांडी जो है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, और यह जो है केरल की है। कहाँ की है ये केरल की है। और अगर आपसे बात की जाए
सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो वो है फातिमा बीवी, जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए लीला सेठ, तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है अन्ना चांडी, जो कि केरल से है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीवी। और अगर आपसे बात की जाए लीला सेठ जो है यह हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आपको याद रखना है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ना कि न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट की पहली। कौन? लीला सेठ। ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। तो हम देखते हैं हमारा आज का 6th क्वेश्चन, जो कि है 8 सितंबर 2021 को देश की पहली गैर जीएम हर्बसाइड टोरेंट चावल की किस्में लॉन्च की गई, इनको किसने विकसित किया है? तो आपको बताना चाहिए देश की पहली गैर जीएम हर्बिसाइड टोलरेंट चावल। गैर जीएम क्या होता है? अनुवांशिक रूप से संशोधित। ठीक है, अनुवांशिक रूप से संशोधित। और ये जो हर्बिसाइड टोलरेंट चावल है, यह जो हर्बिसाइड टोलरेंट चावल है, ठीक है, यह जो एक खरपतवार नष्ट करने वाली चावल है। ठीक है, आपको याद रखना है हर्बिसाइड क्या होता है? खरपतवार नष्ट। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? खरपतवार नष्ट। और बात की जाए इसे विकसित किसने किया है? इसे विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, आपको बताना चाहिए इसे विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आपको वापस बता देता हूँ, देश की पहली गैर जीएम हर्बिसाइड टोलरेंट चावल है। गैर जीएम क्या होता है? अनुवांशिक रूप से संशोधित। हर्बिसाइड टोलरेंट, हर्बिसाइड क्या होता है? खरपतवार नष्ट। आपको बताना चाहिए अगर समझो आपने चावल लगाए हैं और चावल के साइड में अगर समझो कुछ और ही उग गया, तो उनको नष्ट करने के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है इन्होंने विकसित किया है किसे? जीएम हर्बिसाइड टोलरेंट चावल जो है इसे विकसित किया है। ठीक है, आपको बताना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, जो कि है चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। और यह कटक किस राज्य में? कटक जो है ये उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है कटक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? मनीला के अंदर। और यह जो मनीला है, बात की जाए किस देश में है? तो यह है फिलीपींस के अंदर। कहाँ पर है? यह है फिलीपींस के अंदर। फिर दोस्तों आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मनीला के अंदर। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। बात की राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, वह कटक उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आपको याद रखना है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। अगला प्रश्न है पॉलिश किए गए चावल में कौन से विटामिन का अभाव होता है? आपको याद रखना है पॉलिश किए गए चावल में कौन से विटामिन का अभाव होता है? तो इसका किस विटामिन का अभाव होता है? ये होता है विटामिन B1। आपको याद रखना है किस विटामिन का? विटामिन B1। बात की जाए इस विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है बेरी बेरी। कौन सी? बेरी बेरी जो बीमारी है यह इससे होती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है काले चावल का GI टैग किसे दिया गया है? आपको याद रखना है काले चावल का GI टैग। तो काले चावल का GI टैग दिया गया मणिपुर को। किसे? मणिपुर को जो काला चावल का GI टैग दिया गया। मणिपुर में किसको? तो इसे कहा जाता है चखाओ। किसे? चखाओ। चखाओ। अगला प्रश्न है हाल ही में संशोधित रबर की किस्म को कहाँ पर बोया गया? आपको याद रखना है संशोधित रबर की किस्म को कहाँ पर बोया गया? तो संशोधित रबर की किस्मों को बोया गया असम के अंदर। कहाँ पर? असम के अंदर। तो ये तो हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र
किसकी पुस्तक है जिनका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है? आपको बताना चाहिए प्रश्न है संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक? संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिनका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति यानी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है? सबसे पहला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति ने वेंकैया नायडू ये कहाँ पर दौरे में बात की जाए कहाँ पर घूम रही है? तो हाल ही में जो है ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर घूम रही है और इन्होंने जो है मेहरानगढ़ के अंदर जो संविधान और संस्कृत और राष्ट्र है इन दोनों को पढ़ा है। और बात की जाए इन दोनों पुस्तक को यह किसकी पुस्तक है? तो ये दोनों पुस्तक जो है कलराज मिश्र की पुस्तक है। किनकी? कलराज मिश्रा जो है इनकी ये पुस्तकें हैं। और अगर आपसे बात की जाए कलराज मिश्र कौन है तो दोस्तों आपको बताना चाहिए कलराज मिश्रा जो है राजस्थान के राज्यपाल हैं। कौन? कलराज मिश्रा जो है राजस्थान के राज्यपाल। किन किन की पुस्तकों को वेंकैया नायडू ने पढ़ा है? तो इनकी पुस्तकें हैं संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो है इन पुस्तकों को जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है लोकार्पण किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि चेतन भगत जो है इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस जिसका नाम है 400 डेज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया 400 डेज को किसने लिखा है तो इन्हें लिखा है चेतन भगत ने। ठीक है, अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है दलाई लामा ने। किसे लिखा है इसे लिखा है दलाई लामा ने इसे लिखा है। अगला प्रश्न है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ है इसे लिखा है मिल्खा सिंह ने। किसे लिखा है? इसे लिखा है मिल्खा सिंह ने। अगला प्रश्न है द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन को लिखा है अमिताभ घोष जो है इन्होंने द लिविंग माउंटेन को लिखा है। किन्होंने? अमिताभ घोष ने। अगला प्रश्न है होम इन द वर्ल्ड। तो होम इन द वर्ल्ड जो है इस पुस्तक को लिखा है अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अमर्त्य सेन ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है सच कहूँ तो यह पुस्तक। ठीक है, आपको बता दें सच कहूँ तो एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक को लिखा है नीना रॉय ने। ठीक है, प्रश्न पुस्तक है सच कहूँ तो यह पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है नीना रॉय ने। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है 27 सितंबर 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया गया? आपको बता दीजिए स्वच्छता सर्वेक्षण। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण जो है इसे शुरू किया गया 2016 के अंदर। ठीक है, 2016 के अंदर इसे शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा गया कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण को किसके द्वारा इसे जारी किया गया? इसे जारी किया गया था केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मुहाव। ठीक है, आपको बताना चाहिए महुआ। ठीक है, आपको बताना चाहिए महुआ। ठीक है, महुआ जो है इसने इसे लॉन्च किया था। बात की जाए इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखना आपको महुआ का फुल फॉर्म क्या है। महुआ का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, महुआ का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और आपको बताना चाहिए इसके जस्ट पहले, इसके कुछ सालों पहले यानी 2 अक्टूबर 2014 को जो है एक अभियान लॉन्च हुआ था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। जो है आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू हुआ था। ठीक है, बात की जाए यह जो है इसका कितनावां संस्करण है? तो यह जो है स्वच्छता सर्वेक्षण इसका 7वां संस्करण है। ठीक है, इसे कौन जारी कर इसे किसके द्वारा से जारी किया गया? इसे शुरू किया गया था महुआ। ठीक है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और दोस्तों इसका 7वां संस्करण, बात की जाए संस्करण तो इसके होते हैं लेकिन इस बार का इसके संस्करण के अंदर जो है खास बात की इस बार के इसके संस्करण के अंदर खास बात है कि पहली बार जो है इसके अंदर जिला स्तर रैंकिंग भी होगी। ठीक है, याद रखना आपको जिला स्तर रैंकिंग जो है इस बार इस 7वें संस्करण के अंदर भी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वां। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है स्वच्छ भारत अभियान।
स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान जैसे मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 2014 को जो है अभियान शुरू किया गया था। बात की जाए इस अभियान को कब इस अभियान को कब समाप्त किया गया? इस अभियान को कुल 5 वर्षों के बाद यानी 2 अक्टूबर 2019 को जो है इस अभियान को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है? तो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में, ठीक है, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है? तो यह जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। बात की जाए इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। इस सूचकांक, किस सूचकांक को? राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। एक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसके अंदर कौन सा राज्य, इसके अंदर जो है कुल 2 कैटेगरीज थी, एक था 10 लाख से ऊपर और एक था 10 लाख से नीचे। तो 10 लाख से ऊपर में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? 10 लाख से ऊपर में शीर्ष स्थान पर है बेंगलुरु, ठीक है, 10 लाख से ऊपर में शीर्ष स्थान पर है बेंगलुरु। बात की जाए 10 लाख से नीचे में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 10 लाख से नीचे में शीर्ष स्थान पर है शिमला, ठीक है, 10 लाख से ऊपर में शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु, 10 लाख से नीचे शीर्ष स्थान में शिमला। तो अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे जारी करता है, यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। सभी इंडेक्स जो कि भारत के अंदर जारी किए जाते हैं, ये सभी के सभी जो है लगभग सभी, ठीक है, सभी नहीं लगभग सभी जो है नीति आयोग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और अगर इस बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके अंदर शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है केरल। बात की जाए सबसे नीचे कौन है? सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे स्थान पर है बिहार, ठीक है, सबसे शीर्ष स्थान पर केरल, सबसे नीचे है बिहार। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न जो कि है, हाल ही में किस राज्य की जोड़ी में वाइन प्रेस को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? तो आपको बताना चाहिए एक वाइन है जिसका नाम है जुडीमा वाइन, ठीक है, कौन सी वाइन? जुडीमा वाइन जो है इसे आपको बताना चाहिए, ये जो जुडीमा वाइन है, अब इसको याद करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। यह जो जुडीमा वाइन है ये जो है कैसी है? तो ये जो है बहुत ही औसम है। कैसी है ये? बहुत ही औसम है। और औसम से क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए इसका भौगोलिक संकेतक किसे दिया गया है? इसका भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है असम को। कैसी है ये? औसम है। इसका भौगोलिक संकेतक का दर्जा किसे दिया गया है? असम को इसका भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया। और इस जो जुडीमा वाइन है इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर की पहली शराब, ठीक है। जो जुडीमा वाइन है इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर की पहली शराब, जो है इस वाइन को कहा जाता है। इसे दिया गया है, असम को दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। बात की जाए इस जीआई टैग के बारे में कुछ और जानते हैं, तो ये जो जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक जो होता है, इसकी स्थापना जो है 1993 के अधिनियम से जो इसकी स्थापना हुई थी। और इसे लागू कब किया था? इसे लागू किया गया था 2003 के अंदर। इस भौगोलिक संकेतक जीआई टैग को लागू किया गया था। बात की जाए इसे सबसे पहली बार किसे दिया गया? तो इसे सबसे पहली बार जो है पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की जो चाय है, आपको बताना चाहिए दार्जिलिंग की चाय जो है इसे दिया गया है। भारत का सबसे पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। बात की जाए यह दार्जिलिंग की चाय को यह जीआई टैग कब मिला है? तो यह मिला है 2004 में। कब? 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है। और इसे लागू कब किया गया? 2003 में। अगला प्रश्न है, यानी हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा जो असम के नए मुख्यमंत्री। बात की जाए असम किस देश से 2 बार सीमा बनाता है? असम जो है 2 बार सीमा बनाता है। असम जो है 2 बार सीमा बनाता है। यहाँ पे बांग्लादेश, इस बांग्लादेश से असम जो है 2 बार सीमा बनाता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बार सीमा बताया किस देश से? बांग्लादेश से।
अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि असम के राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना चाहिए असम के अंदर जो है एक नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है देंग पटकई। और असम के अंदर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यान है 7। असम के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यान है। और बात की जाए उनके नाम के बारे में, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहला है काजीरंगा, ठीक है, पहला है काजीरंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है नामेरी, चौथा है ओरांग, अगला है डिब्रू साइखोवा, और 6th है रायमोना, और 7th है देंग पटके। वापस बता दूं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और देंग पटके, ठीक है। याद कर लें इन सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान को। और देंग पटके जो है यह हाल ही में इसे जो है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जिसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक असम के संस्थापक। तो आपको बताना चाहिए आधुनिक असम के संस्थापक, ठीक है, आधुनिक असम के संस्थापक है गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है? गोपीनाथ बारदोले आधुनिक असम के संस्थापक है। अम्बुवाची का मेला, अम्बुवाची का मेला जो है यह कामाख्या मंदिर के अंदर बनाया जाता है। कौन सा? अम्बुवाची का मेला। बात की जाए कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या माता मंदिर जो है ये असम के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है असम का क्लासिकल नृत्य। तो असम का क्लासिकल नृत्य है सत्रिया, बिहू और बगरुम्बा, ठीक है। बात की जाए क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो क्लासिकल नृत्य है सत्रिया, ठीक है। आपको क्लासिकल नृत्य तीनों नहीं है, क्लासिकल नृत्य है सत्रिया। बात की जाए बगरुम्बा, बगरुम्बा जो है असम का नृत्य है। अगर आपसे पूछा गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है दोस्तों आपको बताना चाहिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह जो है धुबरी से सादिया के धुबरी से सादिया तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। और बात की जाए किस नदी पर है? यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया तक। अगला प्रश्न है भारत का पहला तेल का कुआं। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर? भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई के अंदर है। डिगबोई कहाँ पर है? डिगबोई जो है ये असम के अंदर है। अगला प्रश्न है तेजपुर लीची। तेजपुर लीची जो है, तेजपुर लीची का जीआई टैग दिया गया है असम को, ठीक है। तेजपुर लीची का जीआई टैग दिया गया है असम को। अगला प्रश्न है भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये आपको नोट कर लेने हैं। और ये पहला है भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, ठीक है। तो भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, इसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन ट्रेन, ठीक है। इसका नाम, इसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन, जो इस ट्रेन का नाम दिया गया है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर यह किस स्टेशन। दोस्तों आपको याद रखना है भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। बात की जाए किस स्टेशन पर? यह जो है बदरपुर स्टेशन पे है। कौन से स्टेशन पर? बदरपुर स्टेशन। बात की जाए बदरपुर स्टेशन कहाँ पर है? यह है असम के अंदर। कौन सा स्टेशन? बदरपुर स्टेशन। बदरपुर स्टेशन। नाम क्या है पहले हॉस्पिटल ट्रेन का? भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो यह था हमारा 9वां प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे आज का आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? आपको तो नहीं, स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है इस देश ने समलैंगिक विवाह को जो है वैध घोषित कर दिया है। समलैंगिक विवाह होता है होमोसेक्सुअल जो होता है, इसे हम कहते हैं समलैंगिक विवाह। और यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि समलैंगिक विवाह क्या होता है। और अगर आपसे बात की जाए इटली, तो इटली जो है अगर आपसे पूछा गया कि पश्चिम यूरोप में एकमात्र देश जिसने समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित नहीं किया, ठीक है, जिसने समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित नहीं किया वो है इटली। आपको पता होना चाहिए इटली ने जो है समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित नहीं किया है, ठीक है। बात की जाए भारत के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी है, इस होमोसेक्सुअलिटी को जो है क्राइम बताया गया है या नहीं? तो भारत के अंदर जो है होमोसेक्सुअलिटी है, इसको क्राइम नहीं बताया गया है, ठीक है। बात की जाए किस आईपीसी की धारा पर? तो आईपीसी की धारा 377 पर जो है भारत के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम नहीं बताया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक।
ठीक है, समलैंगिक विवाह को जो है इसको वैध घोषित कर दिया है। ठीक है, और इटली जो है पहला पश्चिमी यूरोपीय देश है। ठीक है, एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसने समलैंगिक विवाह को जो है लीगल घोषित नहीं किया है। तो यह था हमारा आज का आखिरी प्रश्न और 19 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।